हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने क्लासेस रंजन क्लासेस में, है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली में देखिए, सॉरी टू से फ्रेंड्स, जो पिछला सेशन था उसमें हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी। ये जो प्रथम बैठक थी, ये मुझे एक्चुअली में उस टाइम पे मैंने गलती लिख दिया था, फ्लो फ्लो में हो जाता है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना? ये जो थी, ये 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, ठीक है? हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना? आप अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। एक्चुअली में देखिए, जहाँ गलती हुई है उसको सुधार करना कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन वो गलती ही छोड़ देना कि आपको गलत याद रह जाए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्चुअली में मैं जब आपको सेशन देता हूँ तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या। मैंने पहले ही क्लियर किया है, कैमरा के सामने मैं थोड़ा नया हूँ, तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, और कोई मिस्टेक्स अगर हुई रहती है हमसे तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। ये 16 नवंबर 1946 गलत है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे, है ना? ये हमने गलत लिख दिया था, इसको 9 दिसंबर 1946 कर लेंगे, ठीक है? तो आइए इसी कड़ी में हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने संविधान सभा का निर्माण कर लिया है, अब इसकी बैठक प्रारंभ होगी, है ना? थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं जो हमने संविधान सभा का निर्माण किया है अभी, जो पिछली बार से यहाँ से, पिछला सेशन हमारे यहाँ से था। तो संविधान सभा में 389 सीट थी कुल मिलाकर, ठीक है? उसमें से 296 इलेक्टेड थी और 93 नॉमिनेटेड थी। 296 में से 292 ब्रिटिश प्रोविंस को दिए गए थे और 4 सीट कमिश्नरी को दी गई थी। ये सारी सीटें जो 296 सीटें थी, ये समुदाय बेसिस पे वितरण की गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच में। 10 लाख की जनसंख्या पे सामान्यतः एक सीट दी गई थी, हालांकि एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं थी, लेकिन लगभग इसको फॉलो किया गया था। जो कमिश्नरी चार थी उसको ABCD के द्वारा याद रखते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, वर्तमान स्थिति उसकी राजस्थान, पाकिस्तान, कर्नाटक में, ठीक है? ये जो 296 लोग निर्वाचित हुए थे, क्या ये निर्वाचन प्रत्यक्ष था? नहीं, ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। किन के द्वारा चुने गए थे? तो ये जो प्रांतीय विधानसभा में सदस्य थे, जो प्रांतीय विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर थे 1585, उन्हीं के द्वारा चुनी गई थी। और वो जो 1585 लोग चुने गए थे वो सीमित मताधिकार के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुने गए थे, ठीक है? 93 मनोनीत सदस्य थे जो कि देशी रियासत के राजों के द्वारा, जो कि प्रिंसली स्टेट थे, वहां के जो हेड थे, जो राजा थे, उनके द्वारा मनोनीत की जानी थी, ठीक है? फिर हमने देखा कि ये जब चुनाव संपन्न हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, तो सीटों का वितरण कुछ ऐसे हुआ। पार्टी वाइज अगर देखे थे तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, कृषक किरजा पार्टी को 1, फिर अनुसूचित जाति पार्टी को 1, मुस्लिम पार्टी को 1, सिख को 1, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 1, ऐसे साम्यवादी पार्टी को 1। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से आते थे। समुदाय बेसिस पे हम लोगों ने देखा तो सामान्य को 213 मिली थी, जनरल को, फिर मुस्लिम को 79, सिख को 4, कुल मिलाकर 296 हो गई थी। इन्हीं लोगों में से महिलाएं भी थी, तो कुल मिलाकर 15 महिलाएं जीती थी। मैंने कहा था अपने अपने राज्य से देख लीजिएगा कि आपके राज्य से कौन सी महिला जीती थी और कितनी संख्या थी उनकी। मैं पर्सनली बिहार से हूं तो इसका डेटा मैं दे रहा हूं। मैं चाहूं तो ये 15 का डेटा दे सकता हूं, लेकिन सारे लोगों को 15 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य की महिलाओं को याद कर लीजिएगा। तो बिहार से एक महिला थी जो जनरल से इलेक्टेड थी, जिसका नाम श्रीमती सरोजनी नायडू था, ठीक है? तो ये हम लोगों ने समझा। फिर हम समझे थे कि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15, अभी हमने पीछे भी देखा जो इलेक्शन हुआ उसमें 15 महिलाएं थी। प्रथम बैठक में कुल मिलाकर के 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें 10 महिलाएं शामिल हुई थी। आखिरी बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी उसमें 8 महिलाएं थी। तो फाइनल जो बैठक थी जिस पर संविधान लागू हुआ है अपना, वो उसी के द्वारा लागू हुआ है। तो जो अपना संविधान पे है वो 8 महिलाओं का सिग्नेचर है, ठीक है? चुनाव जब हुआ था जुलाई अगस्त में, तो मुस्लिम लोगों ने पूरा विरोध किया इसका, और मुस्लिम लोगों ने कहा कि हमें जो अलग देश की मांग थी वो एकदम दे ही दो। और तुरंत अगस्त में चुनाव खत्म हुआ था, ये सारी पार्टियां जीत गई। उसके बाद में इन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें कि भारी मात्रा में दंगे भड़क गए और लोगों की मौत हुई, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यूशन में आते हैं कि फिर क्या हुआ आगे। तो अब बैठक होती है, ठीक है? तो संविधान सभा की बैठक शुरू होती है। अब विभाजन के बाद की चीजों को भी समझेंगे, लेकिन पहले बैठक को देखते हैं, क्योंकि विभाजन भी बाद में हुई है। विभाजन कब हुई है?
ये संविधान सभा बनी की बनी रही जब 14 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, सॉरी पाकिस्तान आजाद हुआ, तभी इसकी विभाजन हुई और उसकी एक अपनी संविधान सभा बनी। एक्चुअली में 3 जून 1947 को घोषणा जो की थी अंग्रेजों ने कि हम स्वतंत्र कर रहे हैं भारत को, तो उसके बाद ही उन्होंने अपना संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो कि ऑफिशियल रूप से 14 अगस्त 1947 के बाद पिक्चर में आई। तो अभी जो चल रही है वो एक ही संविधान सभा जो 389 मेंबर्स हैं, उन्हीं की बैठक चल रही है। ठीक है, तो जो पहली बैठक है ये कब शुरू होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये जब बैठक शुरू होती है तो पहली बैठक में कुल मिलाकर के 211 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं? ये हो कहाँ रहा होती है? तो ये दिल्ली में हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है? दिल्ली में। जो नेशनल असेंबली है, सेंट्रल असेंबली जो है दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में ये बैठक हो रही होती है। ठीक है, तो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में जब ये बैठक होती है तो इसमें से कुल लोग 211 लोग ही शामिल होते हैं। एकदम पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा इसको, पूछता ही है। 211 लोग शामिल होते हैं। अब 211 लोग ही क्यों शामिल होते हैं? इसी 211 में से 10 महिला भी रहती है। एक्चुअली में समस्या ये होती है कि जो इलेक्टेड मेंबर थे उसमें से उन्होंने विरोध किया था कि हमें अलग देश चाहिए, और जो नॉमिनेटेड थे, जो 93 लोग को नॉमिनेट करना था, उसमें भी सारे राजाओं ने अपने यहाँ से नॉमिनेशन नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के कानून को मानते ही नहीं है, मतलब इस बात हम मानवे नहीं करते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि 93 नॉमिनेट कर लीजिए, तो इन्होंने कहा मुझे नॉमिनेट नहीं करनी, और इन्होंने अपनी प्रतिनिधि तो नहीं भेजी, कुछ ने ही नहीं भेजी, उसकी एग्जैक्ट संख्या नहीं है कुछ। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि उनकी वजह से भी कुल दो कितने लोग शामिल हुए थे? मात्र 211 लोग शामिल हुए थे। ये जो बैठक थी इसकी बुलावा जो सचिव थे इसके संविधान सभा के, तो बैठक का जो बुलावा था वो संविधान सभा के सचिव के द्वारा दिया गया था। तो बैठक का आमंत्रण कौन दिए थे? आमंत्रण दिया गया था संविधान सभा के सचिव द्वारा। संविधान सभा के सचिव द्वारा। अब तुरंत प्रश्न उठता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये थे एच भी आयंगर। क्या नाम था इनका? एच भी आयंगर। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा बुलावा दिया गया था पहली बैठक का कि आइए आप लोग बैठक में भाग लीजिए, और कुल कितने लोग आ गए थे? 211 लोग। ठीक है, ये तो इनके सचिव हुए। अब बैठक अब स्टार्ट हुई, तो बैठक की एक अध्यक्षता भी किसी को करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष, अच्छा यहाँ पे तुरंत में जैसे ही बैठक शुरू हुआ तो अध्यक्ष के लिए इलेक्शन तो होगा नहीं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो पहले एक अध्यक्ष नॉमिनेटेड किए गए। तो ये कैसे अध्यक्ष होंगे? अस्थाई, क्योंकि फिर तो इलेक्शन होगी ना अस्थाई के लिए, तो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यही क्यों बने? सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों बने? तो इनका ये क्यों बने? तो इसलिए बने क्योंकि जेबी कृपलानी ने इनका प्रस्ताव दिया। जेबी कृपलानी ने इनका प्रस्ताव दिया और समर्थन भी प्राप्त हुआ, इस वजह से सच्चिदानंद सिन्हा बने। अब जेबी कृपलानी ने इन्हीं का नाम को क्यों दिया, इन्हीं के नाम को क्यों प्रस्तावित किया? इसलिए प्रस्तावित किया क्योंकि फ्रांस के आधार पे जो फ्रांस का संविधान सभा बना था, याद है नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, हमने बताया था 1789 में जो बनी थी, तो फ्रांस की संविधान सभा के तर्ज पे, तो फ्रांस के तर्ज पे सबसे बरिए, सबसे बरिए सदस्य को, फ्रांस का जो संविधान सभा था उसकी भी अध्यक्ष जब बनाया गया था पहली बार, तो सबसे बरिए सदस्य को बनाया गया था। तो यहाँ भी सबसे बरिए सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसी आधार पे जेबी कृपलानी ने इनका नाम का प्रस्ताव दिया कि सच्चिदानंद सिन्हा बनना चाहिए, और इस पर लोगों ने मुहर लगाई और फाइनली सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, कहा जाता है इनके साथ फ्रैंकलिन उपाध्यक्ष थे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष और सचिव कौन थे? एच बी आयंगर। ये दो नाम आप ध्यान में रखेंगे, और वो सचिव ही ने बैठक की बुलावा दी थी, और मिलाकर 211 लोग शामिल हुए थे इंक्लूडिंग 10 वोमेन। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे पहली बैठक को लेकर के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जाता है कि डेट आगे बढ़ती है और आता है 11 दिसंबर का दिन। ठीक है,
तो 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हो रही होगी? तीसरी बैठक हो रही होगी, ठीक है। तो इस दिन का बैठक में जो अस्थाई अध्यक्ष की चुनाव हो गई, किसकी चुनाव हो गई? अस्थाई अध्यक्ष की। इसकी चुनाव कैसे हुई होगी? इलेक्शन के द्वारा। जो भी संविधान सभा में मेंबर थे उनके द्वारा इलेक्टेड थे, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बने। फिर जब अध्यक्ष की चुनाव हुई होगी तो उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ होगा, तो उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो दो लोग उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। एक का नाम था एचपी मुखर्जी। क्या नाम था? एचपी मुखर्जी। और एक का नाम था बीटी कृष्णामाचारी। बीटी कृष्णामाचारी। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, है ना। एक तो एचपी मुखर्जी थे और एक थे वीटी कृष्णामाचारी। अब देखिए, बीटी कृष्णामाचारी और टीटी कृष्णामाचारी दोनों अलग हैं। एक है टीटी कृष्णामाचारी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वीटी कृष्णामाचारी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जो टीटी कृष्णामाचारी थे वो प्रारूप समिति में थे, ठीक है। वो जो प्रारूप समिति हम लोग देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, वहां थे टीटी कृष्णामाचारी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी। एकदम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। लेकिन ये जो 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने थे, उनके साथ में इन्होंने शपथ नहीं ली। उपाध्यक्ष की चुनाव हुई, पर इनका जो शपथ था, इन उपाध्यक्ष का, इनकी शपथ जो थी, ये ली गई थी 25 जनवरी 1947 को। 25 जनवरी 1947 को। उतनी इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, लेकिन अगर आप पीसीएफ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पे ऐसी बातें पूछ लेते हैं कभी कभी। तो उपाध्यक्ष लोगों ने शपथ कब ली थी? 25 जनवरी 1947 को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ले ली थी। यहां तक कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो ये पहली बैठक हुई, इसको नोट में अपने लिख लिए है ना, लिख लीजिए थोड़ा पॉज करके। हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब बैठक शुरू होती है तो उसी दिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था प्रसन्न देव रायकोट। क्या नाम था? मतलब 9 दिसंबर, एक पॉइंट लिखिएगा ऐसे। अरे यार, ये टेक्नोलॉजी भी जो है ना मित्रों, बड़ा समस्यादायक है। तो एक नाम है प्रसन्न देव रायकोट की मृत्यु। अच्छा, ये प्रसन्न देव रायकोट बंगाल में थे, ये बंगाल में थे। प्रसन्न देव रायकोट की मृत्यु 9 दिसंबर को ही हो गई थी। कब हो गई थी? 9 दिसंबर 1946 को होने के कारण, होने के कारण प्रथम बैठक को, प्रथम बैठक को फोक का बैठक भी कहते हैं। फोक का बैठक भी कहते हैं। फोक का बैठक भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। तो प्रसन्न देव रायकोट की मृत्यु हो गई थी, जो बंगाल में थे उस दिन 9 दिसंबर 1946 को। इसलिए पहली बैठक को हम लोग फोक की बैठक भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर आता है, फिर एक आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। डेट ही लिखते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किनके द्वारा पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। ये किनके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक, इसी सत्र में जो हम लोग बैठक अभी देख रहे हैं, पहली बैठक जो है, पहली सत्र जो चल रही है, तो पहली सत्र, अब एक्चुअली में देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे कम चीजों को बताया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो बैठक शुरू हुई थी ना, पहली बैठक, तो कुल मिलाकर के यहाँ एक खोपचा बना लीजिएगा साइड में कहीं, कॉपी में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा।
कुल फत्रों की संख्या अगर बात करें की संख्या, तो ये थी 12। ये कितना थी? तो कुल मिलाकर के 12 सत्र हुए थे और कुल बैठक कितनी हुई थी? 167। ठीक है, अब सर आप क्या बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं क्या बता रहे हैं हम। एक्चुअली में देखिए क्या बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि जो संविधान सभा थी इन्होंने कुल मिलाकर 12 सत्रों में बैठक किया। सत्र चलता है ना, जैसे मानसून सत्र, तो एक सत्र में अलग अलग दिन रोज बैठक होती है, तो वो इसी कुल मिला के 12 सत्र बैठी और उस 12 सत्र में से कुल मिलाकर 167 बैठक हुई। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 10 को हुई होगी, तीसरी बैठक 11 को हुई जब इलेक्शन हुआ, फिर ऐसे ही 13 को चौथी पचमी बैठक रही होगी। कुल सत्रों की संख्या 12 थी, पर ये सारी सत्र पहली सत्र में ही बैठक हो रही है। ठीक है, तो ये उद्देशिका प्रस्ताव जो रखा गया ये पहली सत्र में ही रखी गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उद्देशिका प्रस्ताव में 8 बिंदु थे। क्या थे? 8 बिंदु थे। ये 8 बिंदु इस बात पे थे कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या होगा। मतलब ये 8 बिंदु केवल इसी पर आधारित थे कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, का उद्देश्य क्या होगा, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, इसके 8 बिंदु थे और फाइनली ये जो उद्देशिका प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को बैठक में जो है बहुमत से पारित कर दिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। तो 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया और बाद में यही प्रस्तावना बना। ठीक है, बाद में यही प्रस्तावना बना। तो आज जो प्रस्तावना देखते हैं उसकी नींव इस उद्देशिका प्रस्ताव ही है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, 8 बिंदु जिसमें समाहित थे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने देखा अभी तक, पूरी बैठक हो गई है, बैठक स्टार्ट हो गई है, पहली बैठक दूसरी बैठक ऐसे ही चलेगी और डिस्कशन होगी। ठीक है, धीरे धीरे करके ये बैठक चलते जा रही थी और अपना संविधान बनते जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसी के बीच में जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एक पॉइंट, कि हमारी महिलाओं की संख्या क्या थी और हमारी महिलाएं कैसे क्या थी, जरा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो महिलाओं की स्थिति, थोड़ा सा महिला की स्थिति देख लेते हैं। महिला की स्थिति क्या थी भाई? तो हम लोगों ने देखा, किस रिगार्डिंग देख रहे हैं? संविधान सभा में। तो संविधान सभा में हम लोगों ने क्या क्या देखा? कुल कितनी महिलाएं थी? 15। दूसरा, प्रथम बैठक में 10 और तीसरा अंतिम बैठक में कितनी थी? 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जैसे सामान्य से कौन चुन करके गई थी? बिहार से सरोजिनी नायडू। ऐसी एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। ये संयुक्त प्रांत से थी। कहां से थी? संयुक्त प्रांत से। अब ये संयुक्त प्रांत कहां है? वर्तमान में यूपी है। ठीक है, तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी जो कि वर्तमान में यूपी में है। ठीक है, पचमा देखिए, एकमात्र एससी महिला, एकमात्र एससी महिला भी थी उसमें। इनका नाम था, आपके पास जगह होगा इधर एरो करके लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे तो पूरा उधर चला जाएगा। ठीक है, तो एकमात्र एससी महिला थी जिनका नाम था दक्षायनी बेलायुदन। दक्षायनी आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में जा रहे हैं तो काम चल जाएगा। अगर आप सब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं तो फिर दक्षायनी बेलायुदन पूरा याद रखिएगा।
ये मद्रास से थे। दक्षायुनि बेलाउदन कहाँ से थे? मद्रास से। ये इलेक्टेड हैं, ठीक है। और जो राजा के प्रोविंस से आए थे, जो मतलब प्रिंसली स्टेट से आए थे, देशी रियासतों से, तो एकमात्र मनोनीत ऑब्लिक देशी रियासत से, एकमात्र मनोनीत या देशी रियासत से, ये कौन थे? तो इनका नाम था एनी मस्करिनी। एनी मस्करिनी। ये कहां से थी? ये त्रावणकोर से थी। त्रावणकोर कहां है? तो वर्तमान में केरला में है ये। केरला और कर्नाटक मिलाकर के कहते हैं, केरला ही याद रखिए, है ना, केरला ही लिख दिए हैं दोस्त, ठीक है। तो वर्तमान में ये केरल में है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये तीन नाम जो कि एक्सेप्शनल होते हैं, पूछते हैं। एकमात्र मुस्लिम बेगम एजाज रसूल थी, ये संयुक्त प्रांतीय यूपी से थी। एकमात्र एफसी महिला दक्षायुनि बेलायुदन थी, मद्रास से थी। और एकमात्र मनोनीत या देशी रियासत से महिला थी एनी मस्करनी, त्रावणकोर से थी, ठीक है, जो वर्तमान में केरल है। और ये सब तो हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। हम लोग यहाँ तक एक रिवीजन मारते हैं, उसके बाद आगे हम लोग को समिति पढ़ने की है। क्या पढ़ने की है? समिति। तो यहाँ तक एक रिवीजन मारते हैं और एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। कैसा विचार है? पहले रिवीजन मारा जाए कि टर्मिनोलॉजी डिस्कस करें? चलिए छोटा सा डिस्कशन ही कर लेते हैं पहले, है ना। तो आइए, बहुत बस 2 मिनट का डिस्कशन है। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी तक हम लोग कितना फीट पे थे? 389 फीट। ये कब थी? विभाजन के पूर्व, ठीक है, विभाजन के पूर्व। एक्चुअली में ये सारी बैठक जब खत्म होगी तो उसके बाद तो इसकी विभाजन हो ही जाएगा, लेकिन विभाजन के बाद का क्या स्थिति है इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये विभाजन के बाद की स्थिति को हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो विभाजन के बाद की अगर स्थिति को देखते हैं तो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होगा। तो इधर हुआ, हाँ, 299 फीट भारत को मिली। किसको मिली? भारत को। और बाकी फीटें पाकिस्तान को गई। कितनी गई होगी? आप इसमें से काउंट कर लीजिए। 90, है ना। तो 90 फीट पाकिस्तान को चली गई, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, दोनों की फीटें नहीं याद रखेंगे, बस हम लोग एक याद रखेंगे और दूसरी अपने आप निकल करके आएगा, ठीक है। तो देखिए, जो ये 299 फीट थी, इसकी स्थिति को अगर हम देखें भारत में, तो ये 229 जो फीट थी ये निर्वाचित थी। कैसी थी? निर्वाचित। और बाकी जो 70 फीटें थी ये मनोनीत थी। अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि निर्वाचित का मतलब ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां से। और 70 मनोनीत का मतलब वो देशी रियासत प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। अब ये जो 229 फीट थे ये इस तरफ से थे। 226 फीट मिली थी प्रांत को, ठीक है। और 3 मिली थी कमिश्नरी को। किसको मिली थी? कमिश्नरी को। अब ये जो 226 थी इसकी प्रांत में इलेक्शन होनी थी, और ये जो 3 सीटें मिली थी ये कमिश्नरी को मिली थी। इस कमिश्नरी में से कौन कौन आएगा? ए बी सी डी में से बी तो गायब हो गया, बलूचिस्तान। ए सी डी बचता है, तो इसमें से एक अजमेर, एक कुर्ग और एक दिल्ली। तो कुल मिलाकर के ये परिदृश्य विभाजन के बाद रही, ठीक है। विभाजन के बाद 299 भारत को मिली और 90 पाकिस्तान को मिली, और इस 299 की ये स्थिति थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इसको नोट्स में समाहित कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा, है ना। नोट बना लीजिए, एक बार रिवीजन करते हैं इसको आज जो हम लोग पढ़े हैं, और सेशन को अपना समाप्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की बैठक की स्टार्टिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। कुल मिलाकर के बैठकों में 167 बैठक होती है, जो 12 अलग अलग सत्रों में चलती है। पहली बैठक में 211 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से 10 महिलाएं होती है। बैठक का आमंत्रण जो
संविधान सभा थी इसके सचिव एच.बी. आयंगर के द्वारा दिया जाता है। जो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 9 दिसंबर के दिन ही, वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। जेबी कृपलानी ने उनका नाम का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव देने का आधार ये था कि फ्रांस की संविधान सभा में भी सबसे वरीय सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने इनका नाम को प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव पे लोगों ने मुहर लगाया और इनको उपाध्यक्ष उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी रूप से। फिर 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन हुआ अस्थायी अध्यक्ष के लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें विजयी हुए। उपाध्यक्ष के लिए एच.पी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी चुने गए। हालांकि इन दोनों ने शपथ आगे 25 जनवरी 1947 को लिया। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि प्रथम बैठक जो थी 9 दिसंबर को, उसी दिन प्रसन्ना देव रायकुट की मृत्यु हो गई थी बंगाल में, जिस कारण से पहली बैठक को शोक की बैठक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1946 आया, पहले सत्र के दौरान ही चल रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें 8 बिंदु थी और संविधान का उद्देश्य क्या होगा मेनली रूप से यही डिस्कशन था। जब मेंस का लिखिएगा तो इसको बाकायदा से पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या इसका पॉइंट है, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बहुत डेप्थ है वो। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया और बाद में यही प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार भी बना। ठीक है, आगे हम लोगों ने समझा कि महिला की जो स्थिति थी संविधान सभा में, वो कुल 15 महिला थी। प्रथम बैठक में 10 थी और अंतिम बैठक में 8 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला जिनका नाम बेगम एजाज रसूल था, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में यूपी से आती थी। एकमात्र एससी महिला शामिल थी, दक्षायनी बेलायुधन, जो कि मद्रास से आती थी। और एकमात्र मनोनीत यानी देशी रियासत से महिला को मनोनीत करके भेजा गया था, जो कि त्रावणकोर से गई थी, वर्तमान में केरल है, नाम एनी मस्करनी थी। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि जब विभाजन हुआ संविधान सभा का, तो विभाजन के बाद भारत को 299 सदस्य मिले और पाकिस्तान को 90 सदस्य मिले। ये 299 में से 229 सदस्य निर्वाचित थे और 70 मनोनीत सदस्य थे। ये 229 निर्वाचित में से 226 प्रांतों के पास था और 3 कमिश्नरी के पास था, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। नोट्स को शुरू से रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे की चीजों को भूल ना जाइए। तो आप बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छी समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।